बढ़ते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किया सभी संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को सामुदायिक उद्यम कोष से 8.60 करोड़ रुपए ऋण प्रदान। स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को उद्यमिता पर मिला प्रारंभिक प्रशिक्षण। उन्नत कृषि प्रथाएं और फसलोत्तर प्रबंधन पर 14 से 20 सितंबर 2021 तक कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार देश भर के कृषि को बढ़ावा और इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और उनका विकास हो सके, जिसके लिए सरकार आए दिन महत्वाकांक्षी योजनाएं और नीतियां भी ला रही है। इस बीच दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपालों के सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान के जितने हितग्राही हैं उन सबको केसीसी मिले, मछुआरों को भी केसीसी मिले, पशुपालकों को भी केसीसी मिले, तो ये दायरा भी अब बढ़ गया है और इसलिए ये किसान की सहूलियत के लिए व्यवस्था है। तो इस दृष्टि से अगर हम काम करेंगे तो पीएम किसान और केसीसी ये दोनों योजनाओं का चरम हमारे यूपीज में आ जाए, मुझे लगता है इस लक्ष्य को निर्धारित करके हम सब लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आमतौर पर किसान या अन्य क्षेत्र के लोग जब लोन के बारे में बातचीत करते हैं तो ये धारणा बनी हुई है कि कहा तो जाता है लेकिन किसी प्रकार के ऋण की उपलब्धता बैंकों में बहुत चक्कर लगाने के बाद बहुत मुश्किल ही हो पाती है। कुछ कारणों से ये धारणा अपनी जगह सही भी है, परेशानियां आती भी है, लेकिन मैं आप सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
और उसके साथ जो सहायक कामकाज हैं, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे मछली पालन का हो, चाहे औषधि खेती का हो, चाहे प्रसंस्करण का हो, चाहे हमारा मधुमक्खी पालन का हो, औषधि खेती का हो, लगभग 1.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए की उपलब्धता आज हम लोगों के पास है। और इसमें आप ये विश्वास मानकर चलिए कि हमको प्रोजेक्ट सबमिट करने की देर है, बाकी उस प्रोजेक्ट को मंजूर कराना यह एग्रीकल्चर विभाग की जवाबदारी है। संजय अग्रवाल जी और हमारी टीम बैंकों के साथ प्रति 15 दिन में बैठती है और इसका लेखा जोखा लिया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट मंजूर इतने दिन से आया हुआ है तो क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के इस पैकेज के माध्यम से बैंक्स किसान के और संस्थाओं के दरवाजे पर खड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसके पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले दिनों में भी बहुत आया है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वेयर हाउस हो, लेकिन ये सब बड़े स्थानों पर आए। जो जिला स्थान है, बड़ी मंडी का स्थान है, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज भी है, वेयर हाउस भी है, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसान के काम नहीं आता, मुख्य रूप से व्यापारी के काम ही आता है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि किसान अगर अपनी फसल को 2 महीने रोकना चाहता है तो वो रोके तो उसके पास रखने की जगह होनी चाहिए। अब उसके गांव से अगर 100 किलोमीटर वेयर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज है, उसको 1 हफ्ते के लिए फसल रखना है तो लाकर रखना ये मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश है कि खेत के पास ही इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, खेत के पास ही रिसर्च पहुँचे, तभी किसान को निश्चित रूप से जो लाभ हम लोग सोचते हैं वो हो पाएगा। इस दृष्टि से इस इंफ्रा फंड में हम सब लोगों को प्रयत्न करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हुआ है। ये देशव्यापी अभियान है जो नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर एक जन आंदोलन में परिवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे कि स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे छोटे महत्वपूर्ण परिवर्तन राष्ट्रीय लाभ में हितकर साबित होंगे। इसी सोच के साथ अमृत महोत्सव के दौरान बीते दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 से 12 सितंबर 2021 के सप्ताह में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। आइए डालते हैं नजर इससे जुड़ी कुछ अहम बातों पर इस खास रिपोर्ट में। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सप्ताह में 2614 स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को सामुदायिक उद्यम निधि से 8 करोड़ 60 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया।
स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 19 राज्यों में गांवों में अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण दिए गए थे। अमृत महोत्सव के दौरान 6 से 12 सितंबर 2021 के सप्ताह में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में SVEP योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और ये बताया गया कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने में SHG सदस्यों की मदद की जाती है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारियों और समुदाय आधारित संगठनों ने भाग लिया। ये सामुदायिक उद्यम निधि ऋण प्रदान करने से पहले SHG उद्यमियों को उद्यमिता प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था और उनके प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत योजना तैयार की गई थी। इस पहल में भाग लेने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इन आयोजनों के दौरान SHG उद्यमियों ने अपने गांवों में अपना उद्यम शुरू करने, उद्यमी बनने और स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत प्राप्त विभिन्न समर्थनों के अपने अनुभवों और यात्रा को साझा किया। उन्होंने व्यापार करने के उपायों को समझने और इसे सफल बनाने तथा बाजार के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए नियमित रूप से समर्थन पर भी जोर दिया। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए NRLM के तहत एक उप योजना है। SVEP का उद्देश्य एक ब्लॉक में उद्यम विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन का एक कैडर शामिल है जो उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। इस योजना में व्यावसायिक विचारों की पहचान करना, व्यवसाय योजना तैयार करना, ऋण प्राप्त करना और अन्य सहायता जैसे विपणन, खातों को बनाए रखना और व्यावसायिक निर्णय लेना शामिल है। इसके अलावा इकोसिस्टम में उद्यमियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्यम शुरू करने के लिए मूल पूंजी, उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन सहायता आदि शामिल है। इसके अलावा उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एकल बिंदु समाधान भी विकसित किया गया है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देंगे आपको कुछ अन्य जानकारियां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में उन्नत कृषि प्रथाएं और फसलोत्तर प्रबंधन पर 7 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान के अजमेर जिले से किसान आए हैं। आइए देखते हैं। भारतीय अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का आयोजन अजमेर के किसानों के लिए किया जा रहा है और अजमेर एक ऐसी जगह है जो खेतीबाड़ी की वजह से बहुत एक विशेष स्थान रखती है। एक तो यहाँ पे मसाले वाली फसलें बहुत होती हैं। मसाले वाली फसलों के साथ साथ में यहाँ पे गुलकंद के लिए गुलाब की काफ़ी बड़ी खेती होती है, गोभी की खेती होती है और गोभी के साथ में पपीता और जो दूसरी सब्जियाँ हैं उनकी भी खेती बहुत ही अच्छी होती है। और अजमेर एक ऐसा एरिया है जो कि हमारे पश्चिम भारत में एक बहुत बड़ा सब्जी का हब बन सकता है, जो जयपुर और उदयपुर तक की सब्जियों को पहुंचा सकता है। तो इस ट्रेनिंग का हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि हम किसान को जो हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दें, जिससे कि उनकी उत्पादन लागत कम हो, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े, उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में जो किसान ने बहुत अच्छा उत्पाद पैदा किया है उसका विपणन कैसे करना है, उसमें मूल्य संवर्धन कैसे करना है और किस प्रकार से बाजार में उसको प्रस्तुत करना है, जिससे कि किसान की आय दुगनी हो सके और जो सरकार का सपना है वो साकार हो सके। इस सपने में साकार करने के लिए हमें तकनीकी के साथ साथ में आवश्यकता होती है सरकार की योजनाओं की।
तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी राजस्थान सरकार जो इनके लिए विकास की योजनाएं चालू कर रखी हैं, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी कृषि के क्षेत्र में हो, और चाहे साथ साथ में जो आजकल सरकार का एक विशेष जोर है कि किसानों को संगठित करके उनकी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनवाई जाए, जिस कंपनी के माध्यम से किसान अपना उत्पादन भी करें, प्रोसेसिंग भी करें, विपणन भी करें और साथ साथ में दूर दूर तक अपना जुड़ाव करें। और हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के मसाले पैदा होते हैं वो न केवल भारत में रहें बल्कि भारत से के बाहर भी उनकी पहचान हो और वो निर्यात के माध्यम से भी अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। तो इसी उद्देश्य को साथ में रखते हुए हम अपने किसानों को तकनीकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे किसान भाई हैं ये फसल उत्पादन के साथ साथ में जैसे फलदार पौधे लगाते हैं, वहाँ पे बहुत से बाग हैं, जैसे अमरूद का बाग है, बेर का बाग है, हमारे जितने भी नींबू जाति के फल है उनका भी उत्पादन वहाँ अच्छा हो रहा है। तो हम इन किसानों को इसके साथ साथ में करौंदा है जिसकी हम प्रोसेसिंग करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसान वहाँ खुद नए पौधे तैयार करें, खुद नए बाग लगाए और उनसे अच्छा उत्पादन लेके बाज़ार में एक अच्छा नाम कमाए। इसके साथ साथ में जब किसान खेती करता है तो उसका पशुपालन भी एक विशेष ध्यान होता है और पशुपालन से भी उसको अच्छी आय मिलनी चाहिए। तो पशुपालन के अंदर हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से टीके लगने चाहिए, कब कब लगने चाहिए, दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे हो, उनको कितना दाना मिलना चाहिए, किस तरह का चारा मिलना चाहिए और किस तरह का उनका रखरखाव हो जिनसे कि उनका उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, ज़्यादा अच्छा उत्पाद मिले और उत्पाद के क्या क्या जो मूल्य संवर्धन करके कौन कौन से नए उत्पाद बन सकते हैं जिससे कि वहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हों। तो वो भी इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और साथ साथ में किसानों को हम बता रहे हैं कि जब तक वो संगठित नहीं होंगे तो दूर के बाज़ार में अपने उत्पाद को नहीं बेच पाएंगे। तो किसानों को किस प्रकार से फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है या स्वयं सहायता समूह बनाने हैं या सहकारी समिति बनानी है जिसके माध्यम से वो मिलकर अपना भी विकास कर सकते हैं और पूरे ज़िले के विकास में सहभागी बन सकते हैं। तो ये जो हमारे 30 किसान अजमेर से आए हैं ये एक किस्म से हमारे पूसा के दूध के तौर पे वहाँ काम करेंगे और जो पूसा संस्थान से नई नई तकनीकियाँ सीख के जाएंगे तो ये तकनीकियाँ इनके खेत के माध्यम से पूरे ज़िले में फैलनी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रदर्शन होंगे और जब हम ये तकनीकें अच्छी प्रदर्शित होंगी, अच्छा उनको पैसा देंगी, अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा और बढ़ेगा और साथ साथ उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसके साथ साथ में दूसरे हमारे किसान भी अपनाएंगे तो ये पूरे ज़िले के लिए लाभदायक होगा और इस तरह से ये राजस्थान के लिए भी एक मॉडल तैयार होगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इस ट्रेनिंग का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। हमारे किसान भाई अजमेर जनपद से आए हैं और उनको हम उचित जल प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे पानी की अत्यधिक कमी है, पानी का खारापन है, पानी की उपलब्धता बहुत कम है। उन क्षेत्रों में कैसे उन्नत खेती कर सकें और कम से कम जल को इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्नत विधियों से पानी को लगाएं, जैसे कि टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, मिनी स्प्रिंकलर है, जिनमें न केवल पानी की बचत होगी बल्कि उसमें हम खाद भी उस विधि से लगा सकते हैं और न केवल उससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और किसान की लागत और इनकम बढ़ेगी। उससे उनकी इनकम को हम डबल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चर्चा कर रहे थे कि उन्नत सब्जियां, जिन सब्जियों का बाज़ार में दाम अच्छा है और ज़्यादा मिलता है, उन सब्जियों का उत्पादन हमारी टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई से करें, जिससे किसान भाई हमारे बाज़ार में उन फसलों को अधिक दाम पर बेच सकें, अधिक उत्पादन ले सकें और न केवल कम पानी में उत्पादकता बढ़ा सकें और अपनी इनकम भी बढ़ा लें। इसके अलावा हमने चर्चा करी कि जहाँ पे खारा पानी है, अगर वो कम खारा पानी है, वहाँ पर अगर वो टपक सिंचाई इस्तेमाल करके पानी लगाते हैं तो उसमें भी खारे पानी से भी टपक सिंचाई को इस्तेमाल करके उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी टपक सिंचाई में सुविधा रहती है और हमारे किसान भाई खाद लगा सकते हैं, उसमें खाद की बचत होती है। करीब करीब 20 से 30% खाद वो हमारे किसान भाई टपक सिंचाई से खाद लगाकर बचत कर सकते हैं अपनी, उससे उनकी लागत कम लगेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी।
खेती का 12 के महीने मतलब मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, गेहूँ है। इसके लिए हमारे को भाई कैसे मतलब ये बढ़ोतरी होवे और कैसे ये पैदा होती है, खाद बीज कैसे देते हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पर जानकारी देने के लिए हम यहाँ दिल्ली प्रशिक्षण में आए हैं और अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे को पेड़ पौधों के लिए, फूलों के लिए और अनार, अमरूद, बोर सब के लिए हमारे को जानकारी बहुत बढ़िया मिल रही है। और हम गांव में जाके और ये हमारे पैदा के लिए हम करेंगे। लघु सीमांत किसान हूँ और मैं जो है 7 दिन की इसे प्रशिक्षण में खेती की जो तकनीकी सीखने के लिए आया हूँ। तो हमारे को खारा पानी, थोड़ा पानी और बढ़िया उपज के लिए हम यहाँ दिल्ली पधारे हैं और हमारे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो है डॉक्टर हमारे को जानकारी दे रहे हैं। और इस जानकारी को हम अपने दिमाग में रखते हुए हम हमारे ज़िले में जाके पशुपालन का, खेती का और फल फ्रूट का जो है जितना भी उत्पादन है ये बढ़ाने की हम 100% ये शिक्षा लेके जाएंगे। मैं पूसा उद्यान विभाग दिल्ली में 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। यहाँ पे राजस्थान वैसे सूखा है, उस हिसाब से कम पानी में अच्छी तकनीकी से किस प्रकार खेती की जाती है। हम परंपरागत खेती करते हैं, उससे हटकर कुछ नया करने के लिए यहाँ पे 7 दिन से सिखाया जाएगा। जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और फूलों के बारे में और उद्यान विभाग में फलदार पौधों के बारे में। और साथ में हम क्या कि लघु सीमांत किसान हैं, तो खेती से हमारा प्रॉपर पैसों का इनकम नहीं होता है। उसके साथ साथ हमें अन्य तरीक़ों से भी पैसे के लिए पशुपालन व अन्य खाद के बारे में बताया है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। सरकार हर वर्ष 22 फसलों की एमएसपी घोषित करती है और शुगर केन के लिए एफआरपी घोषित करती है। रबी के दौरान 6 फसल वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लार की एमएसपी दर घोषित की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीए बैठक में इनकी दरों का निर्धारण 8 सितंबर को किया गया था। इस बार की एमएसपी घोषणा की कुछ विशेषताएं हैं। एमएसपी की दर जो घोषित की जाती है इस दृष्टि की जाती है कि किसान फसल उगाने से पहले अपना समय से निर्णय ले सके कि किस फसल में उगाए, उस किस फसल का क्या दाम मिलेगा। पूर्व के वर्षों में ज़्यादातर अक्टूबर और कुछ वर्ष 12-13 में दिसंबर में भी रबी की फर्की एमएसपी घोषित की गई थी। गत वर्ष सरकार ने पहली बार सितंबर में 25 सितंबर घोषणा की थी और इस वर्ष 8 सितंबर को ही घोषणा कर दी गई, जिससे किसान सोच विचार करके अपना समुचित निर्णय ले सके। वर्तमान सरकार एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता है और हर वर्ष एमएसपी की दरों में इजाफा किया जाता है। इस बार गेहूं की दर में 40 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा किया गया है और विशेषकर बात यह है कि गेहूं में जहां सरकार ने आश्वस्त किया था कि 50% लागत से अधिक किसानों को मूल्य मिले, गेहूं में ये 100% है। अगर 13-14 लें तो इन 23 फसलों में सिर्फ 7 फसल ऐसी थी जिसमें 50% से अधिक लागत से लाभ किसान को मिलता था। 18-19 बजट घोषणा के बाद से वर्तमान में सभी 23 फसलों में 50% से अधिक उनको लागत से मूल्य मिलता है और गेहूं में 100% है। इस वर्ष की भी विशेषता है कि सरसों तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दृष्टि से सरसों में भी 400 रुपये प्रति कुंटल की दर से इजाफा किया गया है और सरसों को भी जो गत वर्ष 93% था उसका रिटर्न 100% कर दिया गया गेहूं के बराबर। तो 2 फसल अब देश में ऐसी हो गई हैं जिसमें लागत की तुलना में 100% का होगा गेहूं और मस्टर्ड। तीसरा, मसूर दाल की देखते हुए कि आयात मसूर का काफ़ी होता है और किसान मसूर उत्पादन करें और मसूर की दृष्टि में आत्मनिर्भरता और बढ़े। मसूर में काफ़ी इजाफा किया गया है, 400 रुपये प्रति कुंटल इजाफा किया गया है और मसूर में करीब 79% का रिटर्न है। आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से देश का प्रशासन चलता है, होगा शांति और इंसानियत का पाठ गुरु तेग बहादुर की शहादत को समर्पित गुरुद्वारा सीसगंज में। देखूंगा शानदार हुमायूं टूम, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। होंगे दीदार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप
न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।